तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि मौशी दहशतगर्दी के खिलाफ भी इकदाम होने चाहिए, तो क्या ऐसा होगा? जी होना इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो कोर कमांडर काबीना के इजलास में भी तो नहीं शायद बात हुई, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई हैं जी पिछले काफ़ी अरसों में, काफ़ी बार ऐसा हुआ है, तो उसमें जो आर्मी चीफ और अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी तरफ से और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बात हुई है कि सारे स्पेक्ट्रम्स में पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट बनना है। अब इस हार्ड स्टेट से मतलब मैं आम आदमी के लिए तो नहीं बनना, हार्ड स्टेट तो बनना है कि कानून नाफिज होगा, और उसमें ये भी बात हुई कि सारे स्पेक्ट्रम्स में होगा। टेररिज्म जितना है, ये मुझे पता असला कैसे आता है, स्मगलिंग से आता है। यानी वो बोरियां रखी हुई हैं, अफगानिस्तान जा रहा है, मतलब वापस आ रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ रहा है, बीच में मसला भी आ गया, क्योंकि ये एक ही गैंग्स है ना, ये पैसा कमाते हैं, उधर से शुरू करते हैं बंदरगाहों से, फिर क्रॉस करते हैं पूरा मुल्क आगे भी, और वासर शख्सियात की इनको सपोर्ट होती है। तो इन पे आप हाथ डालें तो दहशतगर्दी भी काबू में आएगी आपकी, और मतलब एकदम डाल दें हाथ, मतलब ज़्यादा इस पर हम डिस्कस ही ना करें। एक दफ़ा ये माफिया जो बड़ी बड़ी माफियाज हैं ना, इनको हाथ डालें, और उसके बाद आप देखें कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से कम होते हैं, और उसमें कितनी बरकत आती है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, माशरे के अंदर एक बरकत भी तो आती है ना, कि अभी चोरी चकारी करप्शन और ये सारा जो लोगों को एक गलत जगह पे डाल दिया है, लोग जो मेहनत करना चाहते हैं वो मजबूर हो गए हैं कि वो रिश्वत लें। अच्छा, अब इसमें जो मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ डर्टी वॉर, अच्छा ये जो न्यूयॉर्क पोस्ट में उन्होंने ये बताया ना रग्बी के स्टाइल में, अब ये कितनी अजीब बात है कि इलॉन मस्क और सेक्रेटरी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके दरमियान जो है ये रग्बी का, ये देखें इस तरह होती है रग्बी। मैं तो उसको देख के मुझे समझ नहीं आ रही, ये पता नहीं कुश्ती हो रही है, ये मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, एक दूसरे को घूमसाम, ये मतलब बॉल इसमें पता नहीं वो क्या होता है, वो किधर जाती है, क्या ये अजीब एक उनका स्टाइल। उसके बाद होता है कि बाहर भी लड़ाई शुरू हो जाती है, अंदर ये माहौल होता है ना, बाहर भी मतलब है कि क्या हो गया जी, एक टीम हार गई एक टीम जीत गई, वो जनाब बाहर सड़कों पे लोगों ने मतलब खुशियां कम मना रहे हैं, आगे ज़्यादा लगा रहे हैं। बहरहाल तो अब ये है कि ये जो न्यूयॉर्क पोस्ट देखें अगर हम, तो न्यूयॉर्क पोस्ट में बाकायदा ही लिखा हुआ है कि इनकी इलॉन मस्क की और जो स्कॉट बेसेंट हैं उनकी जो लड़ाई हुई लाइक रग्बी प्लेयर हुई व्हाइट हाउस के अंदर। अब मुझे बताएं, रग्बी प्लेयर से लड़ते हैं ना एक दूसरे से, कुछ ऐसे घुमा के गिरा दिया नीचे उसको जो है ना। अच्छा, इस तरह से लड़ाई हो रही है इलॉन मस्क की और उनकी, और फिर उसे पंच मारा तो इलॉन, अच्छा ये मार्को रूबियो के साथ भी इनकी हो रही है। मतलब ये पता नहीं क्या किस तरह का माहौल है, अजीब व गरीब। अच्छा ट्रम्प साहब मतलब ठीक है, वो मतलब ट्रम्प भी तो ट्रम्प है ना, उन्होंने रोका होगा, ठंडा किया होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो अब यह है कि वो उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग दी है इलॉन मस्क को कि कहीं गलती से भी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट मत करना। माफ़ी तलाफ़ी की वो दोबारा मिलने की बात वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए हैं वो एप्स्टीन फाइल के हवाले से, लेकिन वो मामला ठीक नहीं। असल बात यह है कि पुतिन प्रेसिडेंट ट्रंप को कायल करने में कामयाब हो गए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज दे दिए वो लिंडसे ग्राहम को भी कि वो जो बिल आप लेकर आ रहे हैं, जो कल भी मैंने बात की थी कि बिल आ रहे हैं, रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी, उन मुल्कों के ऊपर जो तिजारत करते थे उन पर 500% लगेंगी, तो उसको उस पर हौलात रखें, उस बजट वो जो बिल है उससे पीछे हटें। वो बिल से पीछे हटना शुरू हो गए, और साथ ही पुतिन और ट्रंप एक पेज पे आ गए, और शी जिनपिंग के साथ जो 1.5 घंटे बात हुई है, तो उसमें अब ये जो चाइना हॉक्स हैं सारे ये परेशान इसलिए, उसमें देखें पैटी हेग्जिट के साथ क्या हुआ है, जो सेक्रेटरी डिफेंस है। पैटी हेग्जिट ये शिंग्रीला डायलॉग में थे सिंगापुर में, जो IISS का डायलॉग, उसमें उन्होंने बात की कि भाई चाइना जो है वो हमारा असल दुश्मन चाइना है, और चाइना के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, ये करेंगे, और हमें यूरोप से और मशरिक़ वस्ता से और बाकी वेस्ट एशिया से अपनी फ़ौजें वापस ला के यहाँ पर अपने इत्तेहादियों को देना है, वो भी चाहे हमें पैसा बढ़ाएं। देखें यूरोप कितने पैसे बढ़ा रहा है, आप लोग भी पैसे बढ़ाएं। वो पूरा अपनी कहानी डाल के चले गए, अपना चाइना प्लान दे के चले गए। वापस गए तो पता चला वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात कर ली, और 1.5 घंटे बात हुई है, पुतिन से भी हो गई है, शी जिनपिंग से भी हो गई है। शी जिनपिंग से मुलाकात जो गुफ्तगू है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें ताइवान के ऊपर उन्होंने फिर वो स्टांस लिया है कि भाई ताइवान तो वन चाइना पॉलिसी अमेरिका की, और आप अगर असला देते हैं या कुछ करते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो वन चाइना पॉलिसी पे। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इस पूरे इशू में
कल अच्छा उन्होंने फिर जो पहले मैंने बात की थी कि उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स थोड़े से ईयू के लिए भी खोल दिए, थोड़े से अमेरिका को भी इजी कर दिया सबको शी जिनपिंग ने, लेकिन प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो बहुत आराम से, ये जितना अमेरिका उलझ रहा है ना इस वक्त यूरोप के अंदर, डर्टी वॉर फलाना दिमाग, उतना ही अमेरिका चाइना जो है उतना ही यानी उनके रेडार से चला गया है इस वक्त। मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के रेडार से चला गया है ये चाइना और पैसिफिक और ये सारे इलाके चले गए हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कोल्ड वॉर का सबसे जो इम्पोर्टेंट थिएटर रहा है ना, हमारा सबका जहन जाता है इस तरफ यूरोप की तरफ, कोल्ड वॉर जो 45 या 47 या 1950 से लेके और फिर 89-91 तक रही है। लेकिन जो हॉट वॉर्स हुई है ना, कोरिया, वियतनाम, वो पैसिफिक में हुई हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो जापान का या बाकी जो हॉट वॉर्स, बहुत हॉट वॉर्स हुई हैं, कंबोडिया और बाकी सारे जो मामला हुए हैं। अब इशू ये है कि वहाँ से वो बिल्कुल यहाँ पे ड्रैग हो गए हैं, क्योंकि अभी तो ये गज़ा की सीज़ फायर होनी है। वो एक पार्टी उन्होंने इसराइल ने खड़ी कर दी थी, शबाब ग्रुप, वो शबाब ग्रुप को उन्होंने कहा था कि तुम हमास के खिलाफ हो। उन शबाब ग्रुप ने एक बंदे ने इसराइली फ़ौजी मार दिए हैं, वो 429 इसराइली मारे गए हैं अभी तक फ़ौजी ये ग्राउंड ऑफेंसिव में, और इस एक हफ्ते में 4 मारे गए हैं। अब मसला ये है कि वो जो है, अच्छा वो जो ग्रीता थनबर्ग हैं, वो उन्होंने गज़ा पहुंचना था कश्ती में बैठ के, वो यहाँ से ड्रोन मारा इन्होंने, तो वो जाके कश्ती जो है वो लैंड हो गई अब इजिप्ट में। वो कह रही है मैं फिर आऊँगी दोबारा, और मारना है मारो, जो करना है करो। वो इसराइल की फ़ौज वहाँ से मिसाइल फेंकती है या ड्रोन फेंकती है, जो भी, वो एक मसला पड़ा हुआ है। नेतन्याहू जो है उन्होंने वो अटॉर्नी जनरल को फायर कर दिया था, अटॉर्नी जनरल बहाल हो गई। ये अटॉर्नी जनरल जिन्होंने शिन बेत के सरबराह को बहाल कर दिया था, वो एक फड्डा आपस में खाना जंगी, प्रॉपर इसराइल में खाना जंगी छिड़ी हुई है, और उसमें अरब ममालिक अब स्टीव वित्कोव जो हैं वो कहीं गायब हैं। इसलिए उधर मौका मिले, अब देखें ना आज वो एलए के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, उसके बाद वो यूक्रेन का मामला इतना बड़ा मामला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उससे पीछे हट गए, और पुतिन इस बात पे कायल हो गए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा फ़ोन पे कि मुझे नहीं पता था। अब अगर उन्हें नहीं पता था तो ये ऑर्डर किसने किया भाई? ग्रीन लाइट किसने दी? ज़ेलेंस्की खुद करेगा। ये सारा जो ऑपरेशन हुआ है रशिया में, ये ज़ेलेंस्की करेगा पूछे बगैर किसी से। तो ज़ेलेंस्की को किसने कहा कि ओके आगे गो हेड? पैटी हेग्जिट ने तो नहीं कहा। अच्छा CIA के डायरेक्टर तो इस वक्त फाल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा तुलसी गैबर्ट को वो रशियन एजेंट कहते हैं, तो उनको वो भी साइड पे हैं। तो किसने कहा, कौन सी डीप स्टेट काम करी जिन्हें ज़ेलेंस्की को कहा कि जाके ये ऑपरेशन करो? 18 महीने से तो चल रहा था, मगर गो हेड किसने दिया इस वक्त, जबकि इस्तांबुल में डायलॉग होना था अगले रोज़, और फिर ब्रिज उड़ा दिए। तो बात यह है कि अब इसमें ये डर्टी वॉर का जिक्र आ गया। इशू ये है सारा कि इस वक्त ये फंस गई हैं जंगें, ये जो यूक्रेन की जंग भी फंस, जैसे अफगानिस्तान की जंग फंस गई थी ना जंग आखिर में, वो बड़े मुश्किलों के साथ यहाँ से वो निकल के, मैंने कहा जो करना है निकलो यार, एक दफ़ा गालियाँ पड़नी जो करना निकलो यहाँ से। लेकिन जो यूक्रेन की जंग है वो इस तरह से नहीं हो सकता कि कोई फौज विड्रॉ कर जाए तो अगले दिन वो ख़त्म हो जाए। वियतनाम से भी वो निकल आए थे, चलें जो भी कुछ हुआ, फॉल ऑफ साइगोन वगैरह लोगों ने हिस्ट्री में लिखा गया। लेकिन यूक्रेन की जंग सेंटर यूरोप का वो फंस गया बीच में। बाल्टिक में क्या होगा, इधर क्या होगा, ट्रांसनिस्ट्रिया में क्या होगा, जॉर्जिया में क्या होगा, जो इलेक्शंस, प्रॉक्सी, आगे पीछे दाएं, वो एक मसला ख़राब हो गया। और ये मसला चला गया अफ्रीका तक। अफ्रीका में वैगनर ग्रुप, ये फलाना, आगे पीछे रेयर अर्थ मिनरल्स। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में हमने बतौर पाकिस्तान जो खारजा महाज पे और जो अस्करी महाज पे, ये ऑन गोइंग है, ये जहन में रखिए, कांस्टेंट है, ये ना कोई ये एक फतह अभी की है, लेकिन ये चलता रहेगा आगे। ये आगे तलखियाँ चढ़ती रहेंगी, आपको अपने वेपन्स को, अपने बॉर्डर्स को, अपने ये जो प्रॉक्सीज हैं मुल्क के अंदर, जो सोशल अनरेस्ट है, ये कांस्टेंट है, इसको आपने मुस्तकिल हर वक्त आपने जो है ना बारह ही रखना है। तो ये जो है ना इसमें, और साथ उसमें ये कि इकॉनमी, स्मगलिंग, बॉर्डर्स, दाएं बाएं, ये सारे मुल्कों ने अपने आप को ऐसे यानी इसको भी जंग का हिस्सा ही समझे आप। अब इशू ये सारा कि क्योंकि देखें डर्टी वॉर अगर वहाँ आती है तो ये यूरोप का क्या हाल बनेगा, और ये क्यों बात हो रही है और कैसे हो रही है। और पुतिन अगर अफ्रीका में ही शुरू हो जाता है या बाकी जगहों पे शुरू हो जाता है, चाइना, तो ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ये बलूचिस्तान में डर्टी वॉर ही हो रही थी ना,
जो जाफर एक्सप्रेस। तो बात ये कि तो अब इससे कैसे दुनिया निकलती है, और पाकिस्तान बतौर रियासत अब अपने ओस पड़ोस, आपकी मैं वही बात कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स आपके सबसे पहले दाएं बाएं से शुरू होती है। तो ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, अरब ममालिक, सेंट्रल एशिया, अमेरिका, तुर्किया, जितने ममालिक हैं आसपास के, वो सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मुत्तफिक हैं। और मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ है कि जो हिंदुस्तान की अवाम है वो अपनी मोदी जी को, अपनी सरकार को समझाएं। और वहाँ से आवाज़ें देखें कितनी उठ रही हैं, कितनी आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ये कैसे हुआ, ये आपके CDS ने बयान कैसे दे दिया, ये आप तो कहते थे कि ट्रंप बीच में नहीं आया। ट्रंप तो हर रोज़ बात करता है। अभी कनाडा जा रहे हैं, वहाँ पे मुजाहरे होंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता, ये इस बात तो उठेगी वहाँ पे दोबारा कि मैंने इनके दरमियान न्यूक्लियर जंग ख़त्म करवाई। जेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की, देखें कनाडा में क्या तमाशा लगता है अगले हफ्ते। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इस पूरी सूरत हाल में ये बड़ी नुसरत और कामयाबी हमें हासिल हुई है। इसको किसी सूरत हमने ज़ाया नहीं होने देना। ख़ासतौर पे जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला ठीक हो रहे हैं, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया, चाइना, और बड़ी एक फ़तह हमें नुसरत हासिल हुई है। तो फिर हम अपने दाखिली मामलात को जितने, और दाखिली मामलात में सबसे ऊपर सोशल अनरेस्ट, और सोशल अनरेस्ट की सबसे बड़ी वजह करप्शन, माफिया, बिजली गायब है लोगों की, घरों की बिल आ रहे हैं, और मतलब ये जो सारे इश्यूज़ हैं ना, इनको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। इनको ख़त्म करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। जी।